हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर सीजन 2 का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ कमेंट पे बताना कि ये फिर आप सबको कैसा लगा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था पार्टी में मैडम यू ने जब विंग को देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और वो गुस्से में भी आ गई थी और वो विंग के पास उस पार्टी के बीचों बीच जाना चाहती थी और उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है और कुछ उल्टा सीधा ही करने वाली है। बट जियांग फैमिया ने मैडम यू का हाथ मरोड़ दिया था और उन्होंने धमकी दिया था कि अगर तुम कुछ भी किए इस बार मेरे बच्चे के साथ तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। और उनके धमकी में साफ साफ दिख रहा था कि वो ये करने वाले हैं। और जियांग फैमिया का इतना गुस्सा मैडम यू ने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैडम यू बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई थी। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनका बेटा जियांग चैंग उन्हें हेल्प करेगा, बट ऐसा नहीं था। जियांग चैंग तो सब कुछ इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे पता है गलती उसकी मदर का ही है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि विंग शिजी को लेकर सीधा ऊपर चला गया था क्योंकि शिजी थक गया था। इतने सारे लोगों के गोद में जाते जाते इतने सारे लोग शिजी को लाड प्यार कर रहे थे ना, एकदम बाहों में ले रहे थे, खिला रहे थे शिजी को। और साथ ही में शिजी के साथ बहुत सारे बच्चे भी आके मिल रहे थे। शिजी बहुत थक गया था, वो बस 6 महीने का था, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए विंग शिजी को लेकर ऊपर चला गया था। और मैडम यू ने ये देखा था कि विंग सीधा शिजी को लेकर ऊपर गया है। हाँ, विंग शिजी को लेकर अपने बेडरूम में गया। जाने के बाद उसने शिजी के कपड़ों को चेंज किया। शिजी ने जो कपड़े पहने हुए थे ना उसको उसने चेंज किया। बहुत सारे बच्चों के जो ज्वेलरीज है ना वो शिजी को पहनाए गए थे। जो गेस्ट आए थे, जो एकदम क्लोज गेस्ट थे, वो आके शिजी को सारे गिफ्ट ओपन करके शिजी के हाथों में ब्रेसलेट, गले में चेन, ये सब उन्होंने पहना दिया था। तो अभी विंग उन सारे ज्वेलरीज को उतार के शिजी का जो आउटफिट है ना उसको भी खोल देता है और शिजी को एकदम कंफर्टेबल नाइट आउटफिट में वो रेडी कर रहा था। ऑलमोस्ट हो गया था, उतने में ही विंग महसूस करता है कि कुछ गलत है, कोई तो उसके पीछे है। जैसे ही विंग पीछे मुड़ता है ना वो हैरान हो गया था। सच में उसने पूरे पार्टी के दौरान मैडम यू को नहीं देखा था और अभी मैडम यू उसके सामने खड़ी है और वो भी इतने गुस्से में। मैडम यू जो कि विंग की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा। विंग को नहीं पता था कि मैडम यू भी इस पार्टी में आई हुई है। विंग ने नहीं देखा था और ना ही ये पता था कि इनको इन्वाइट किया गया है। बट अभी विंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैडम यू ने तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने तालियां बजाते बजाते बोला, अरे वाह विंग, मुझे तो लगा था तुम किसी बुढ़े को पटा चुके हो और उसके साथ रह रहे हो, बट तुमने तो एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचा गेम खेला है, बहुत बड़ा गेम खेला है तुमने सचमुच। तुमने लैंड कॉरपोरेशन के सेकंड प्रिंस को, जिससे पूरे चाइना के लड़कियां अपना बनाना चाहती है, पूरे वर्ल्ड के लड़कियां अपना बनाना चाहते हैं, उसे फंसा लिया है ना। तुमने तो बहुत अच्छा गेम खेला है। मुझे तो लगता था तुम बहुत इनोसेंट हो, बट तुम तो इतना ज़्यादा शातिर निकल गए, एकदम अपनी मदर की तरह हो, है ना। ये कह के मैडम ये हंस रही थी। विंग जिसे हर बार बुरा लगता था बट इस बार ना उसे बुरा नहीं लगा। वो हंसा, हंसने के बाद बोला एकदम सही, हाँ मैं एकदम अपनी मदर की तरह हूँ। बाय द वे, आपको खुशी नहीं हुआ मुझे यहाँ पर देखकर? मुझे जितना पता था आपके कंपनी को शायद मेरे कहने पर ही बचाया गया था, वरना तो मेरा पति इतना गुस्से में आ गया था कि वो आपके उस कंपनी को डुबा ही देता और आप यहाँ पर आने के लायक नहीं रहते। मुझे पता भी नहीं था कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, अगर पता होता तो मैं पहले ही मना कर देता। यह सुनकर मैडम यू हंसी और बोली, अच्छा क्या तुम्हारे पास इतना ज़्यादा औकात है? इन अमीर लोगों को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं पहचानता, तुम तो पहचानते ही नहीं हो। हमेशा से रहे हो उस गांव में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर रह के तुम अमीर लोगों को कैसे पहचान सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें एक ट्रूथ बताता हूँ, ये जो लान वांग जी है ना, ये बस कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ खेल रहा है। जब मिस्टर लान वांग जी का मन तुमसे भर जाएगा ना, तब वो तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को धकेल कर बाहर निकाल देगा। देखना, तब मत आना हमारे घर, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हमारा हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैडम यू
उसे ताना दे रही थी। मतलब विंग को ना समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इस औरत को वो कहे तो कहे क्या इनको चैन नहीं मिलता, हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर विंग को ताना देना ही पड़ता है। क्या ये अपनी तरीके से नहीं जी सकते? विंग के लाइफ में इंटरफेयर करने का इनका ज़रूरत ही क्या है? विंग जो कि फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, विंग ने अपने आंखों को बंद किया और एक गहरा सा ब्रीथ लिया और फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर लान वांगजी मुझे निकाल भी देता है तो भी उसमें आपको क्या सच में आपको बिल्कुल भी इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? नहीं ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप रहिए ना, नीचे जाइए, पार्टी एंजॉय कीजिए, जाइए। मैडम यू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मुझे निकाल रहे हो? विंग ने कहा, हाँ मैं आपको निकाल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आउटसाइडर्स मेरे बेडरूम में आए, तो निकलिए मेरे कमरे से। मैडम यू इतनी गुस्से में आ गई थी ना, उन्होंने कहा, वी वुशान अपना औकात मत भूलो। लान वांगजी के साथ रहकर शायद तुम अपना औकात भूल चुके हो, तुम नाजायज़ हो, तुम्हारे अंदर गंदा खून है। यह सुनकर विंग ने मैडम यू की तरफ बहुत ही गुस्से से देखा। मैडम यू जो कि कह रही थी, अरे वाह, तुम तो अब मुझे जवाब भी देने लगी हो और मुझ पर ऐसे अपनी आंखों को भी दिखाने लगी हो, इतना हिम्मत आ गया है लान वांगजी के साथ रह कर ना। मैं भी देखता हूँ कि वो तुम्हें कैसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करता है। तुम्हारे उस डार्क पास्ट को जानकर, तुम्हारा वो गंदा पास्ट जो है ना, वो जानकर वो तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करता है। और लान कुरान पूरे चाइना को पता है कि वो कैसे इंसान है। उनके लिए फैमिली बैकग्राउंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, गरीब और अमीर वो नहीं देखते, बट एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड वो ज़रूर देखते हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो वो कुछ भी नहीं है, एक गंदा खून लेकर घूमते रहते हो तुम। और तुमने उसी गंदे खून से एक बच्चे को जन्म दे दिया, वो भी लान वांगजी का बच्चा। तुम तो गए काम से। मैं खुद लान कुरान को बताने वाला हूँ तुम्हारी मदर कैसी थी, वो कैसे एक प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी और उसी तरीके से उसने मेरे हस्बैंड को कैसे फंसाया था, वो सब मैं बताऊंगा। विंग को इतना गुस्सा आ गया था ना, उसने कहा, बस चुप कर जाइए, अगर आपने दोबारा कुछ कहा ना मेरी मदर के बारे में तो मैं अब चुप नहीं रहूँगा। मैडम ने कहा, ओके, तुम क्या कर लोगे बताओ, तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ, मैं तो डर गया, बताओ तुम क्या कर लोगे? विंग को इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसने बस अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। मैडम यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो धीरे धीरे ना अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे और विंग के करीब आ रहे थे। आते आते उन्होंने विंग के एकदम करीब आके, एकदम नज़दीक आके बोला, क्या तुम मुझे हिट करोगे? क्या तुम मुझे मारोगे? ओह, तुम तो ये सब कुछ नहीं करते, तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने हस्बैंड को बताओगे? हाँ, चलो तुम बताओ अपने हस्बैंड को, और मैं भी तुम्हारे सीक्रेट को सबके सामने बताऊंगा। फिर देखते हैं तुम्हारे मदर के बारे में जानकर और तुम्हारा जन्म कैसे हुआ ये जानकर लान फैमिली तुम्हें कैसे बाहर निकाल फेंकते हैं, और ऊपर से तुम्हारे इस बच्चे को भी निकाल देंगे वो। जैसे ही विंग ने शिजुई का बात सुना ना, उसे इतना गुस्सा आया, उसने बस मैडम यू को जोर से धक्का दिया, जिससे मैडम यू नीचे गिर गई थी, एकदम फर्श पर गिर गई थी। उन्होंने विंग की तरफ देखा और गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धक्का देती हो? बोलकर मैडम यू उठी और वो विंग के ऊपर ना थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन किसी ने मैडम यू का हाथ पकड़ लिया और उसको मरोड़ दिया और अपनी तरफ घुमा लिया मैडम यू को। और मैडम यू के गालों पर एक सपाट सा चाटा आकर पड़ा था। वो इतना जोर का था कि मैडम यू को कुछ देर के लिए कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर जब मैडम यू ने अपने होश को संभाला, उन्होंने देखा कि उनका हस्बैंड अभी भी उनका हाथ मरोड़ के खड़े हैं, मतलब जियांग फैमिया मैडम यू का हाथ मरोड़ के खड़े थे और उनके आंखों में इतना गुस्सा था ना। और वहाँ पर जियांग चंग भी था, वहाँ पर वांगजी भी था। वांगजी जो कि विंग के करीब चला गया था और वो विंग से पूछ रहा था कि विंग ठीक है या नहीं। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला कि हाँ वो ठीक है।
आईवान जो कि रोने लग गया था मैडम यू के चिल्लाने चीखने से, और साथ में जो चांटे का आवाज़ अभी गूंजा ना, उससे वो डर गया था, इसलिए वो रो रहा था। वांग जी ने आईवान को उठा लिया अपने बाहों में और आईवान को शांत करने लगा। आईवान जो कि वांग जी के बाहों में जाके एकदम ही शांत हो गया था। दूसरी तरफ जियांग फैमिया वो मैडम यू की तरफ देखते हुए कहती है, यू तुमने हद पार कर दिया है, अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा था कि विंग से दूर रहो, अब उसके लाइफ में मत घुसना, बट तुमने ये नहीं सुना। मैडम यू ने जियांग फैमिया से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाते हुए बोला, फैंग मियान मुझे कुछ बोलने से पहले खुद की तरफ देखो, ये तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारा नाजायज़ बेटा है, तुमने इससे पैदा किया है, इसके अंदर गंदा खून है। और मैडम यू वांग जी की तरफ मुड़ती है और कहती है, मिस्टर लान आपको पता है आपका ये ओमेगा कितना गंदा है, इसके अंदर एक गंदा खून बहता है, ये एक नाजायज़। इससे आगे और कुछ मैडम यू कहती उससे पहले ही एक और चाटा पड़ा था मैडम यू के गालों पर, और ये विंग ने मारा था। विंग जो कि वांग जी को पीछे करके ना वो आगे आके मैडम यू के गालों पर इतने ज़ोर से उसने भी चाटा मारा था ना कि मैडम यू नीचे गिर गई थी फर्श पर। और विंग ने कहा, आप मुझसे बड़ी हो उम्र में बहुत ज़्यादा, मेरी माँ की उम्र की हो, लेकिन कभी भी मेरी माँ का दर्जा आप नहीं ले पाए। आपको नफ़रत होता है मेरी माँ से, मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपके मैरिड लाइफ पर इंटरफेयर किया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार मेरी मदर को ऐसे बुरा भला कहते रहेंगे। मैडम यू जो कि चिल्ला कर चीख कर सबको ये बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर ना अंकल कुरान और शिचन का भी आ गए थे। मैडम यू ने वही सेम बात जो उन्होंने वांग जी से कहा था ना विंग के बारे में, वही सेम बात दोहराया वहाँ पर। बट अंकल ने मैडम यू की तरफ एक बहुत ही गुस्से भरा लुक दिया और शिचन का भी बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। वहाँ पर कुछ ही देर में गार्ड्स आ गए थे जो मैडम यू को पूरा पकड़ के घसीटते हुए पीछे के गेट से निकाल दिया था। पूरे जियांग फैमिली को पीछे से जाना पड़ा, पीछे के गेट से। जियांग चैंग और जियांग फैमिया भी मैडम यू के पीछे पीछे गार्ड्स उन्हें लेकर चले गए थे पीछे से। और जाते वक्त वांग जी ने उनसे ये कहा भी था, मिस्टर जियांग, वांग जी ने जियांग फैमिया से कहा था, मिस्टर जियांग आज मेरे वाइफ के लिए और मेरे बेटे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे था, बट आपकी फैमिली ने इसको पूरा मैसअप कर दिया, उन दोनों के मूड को ख़राब कर दिया है। इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, आप लोगों को पे करना पड़ेगा। जियांग फैमिया ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और वहाँ से सबको बो करते हुए चला गया अपने बेटे को लेकर। वो चले गए थे अपने बेटे को लेकर। मैडम यू जो कि जाना नहीं चाहती थी, बट गार्ड्स उनको घसीटते हुए, कोई पोलाइटनेस कुछ भी नहीं था गार्ड्स के जो बिहेवियर में ना, कुछ भी नहीं था। बहुत ही हार्शली गार्ड्स उन्हें घसीटते हुए पीछे के गेट से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो पार्टी को ख़राब करना नहीं चाहते थे। पार्टी में बहुत सारे लोग अभी भी थे और बहुत सारे लोग चले भी गए थे, बट अभी पूरा पार्टी अपने पीक पर था, सब एंजॉय कर रहे थे। जिन्स भी अभी पार्टी में ही थे, बट उनको पता नहीं था कि क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ से पार्टी तो ख़त्म हो गया था उसके बाद, और मैडम यू को जियांग हाउस लेकर भी आ चुके थे जियांग फैमिया और जियांग चैंग। जियांग चैंग जो कि सीधा अपने कमरे में चला गया था, उससे बहुत बुरा फील हो रहा था। और सच में मैडम यू का मेंटल हालत सही नहीं था, वो बहुत बुरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उन्हें अभी मेंटली जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके पास जाना चाहिए था, नहीं तो उन्हें पागल खाना जो होता है, जो मेंटल हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर भेजने की ज़रूरत था। जियांग फैमिया ने भी मैडम यू की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैडम यू वही मतलब लिविंग रूम में चिल्लाती रही, चीखती रही। जियांग फैमिया सीधा अपने कमरे में वो चले गए थे। मैडम यू का और जियांग फैमिया का कमरा अलग था। वो दोनों बहुत सालों पहले एक कमरे में सोना बंद कर चुके थे, बहुत सालों पहले, जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तब से शायद वो नहीं सोते थे एक कमरे में। तो जियांग फैमिया बस चले गए थे। उसके बाद 15 दिन, मतलब उस पार्टी के दिन से 15 दिन के अंदर पूरा जियांग कॉरपोरेशन एकदम डूब चुका था। मैडम यू के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो खुद के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ खरीद सके। खाना खाने का भी उनके पास पैसे नहीं थे। जियांग फैमिया ने भी
सब कुछ रेडी कर लिया था। उन्होंने जो डिसाइड किया था वो करने वाले थे। उन्होंने मैडम यू को डाइवोर्स देने का सोचा था और वो ये सब कुछ करने भी वाले थे। जियांग फैमिया के पास प्रूफ था कि मैडम यू उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं और इसी प्रूफ के ऊपर डिपेंड करके उनका डाइवोर्स भी जल्दी हो गया था, क्योंकि मैडम यू का भी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं था, इसलिए डाइवोर्स बहुत जल्दी हो गया था। इन सारी चीज़ों में लगभग 3 महीना गुजर गया था। इन 3 महीनों में बहुत कुछ चेंजेस आ गए थे, जैसे कि जियांग फैमिया मैडम यू से अलग हो चुके थे। वो लोटस पियर अनाथ आश्रम में जाके वो रहने लगे थे, जहाँ पर विंग बड़ा हुआ था। जियांग चैंग जो कि अब्रॉड चला गया था, उसे एक अच्छा नौकरी मिल गया था अब्रॉड में, और वो जियांग कॉरपोरेशन में काम करने के बारे में वो सोच भी नहीं रहा था। वो बहुत पहले से अब्रॉड सेटल होने के बारे में सोच रहा था और वो नौकरी ढूंढ भी रहा था। उसे मिल भी गया था नौकरी और वो चला भी गया था। बच्ची मैडम यू वो अभी एक मेंटल हॉस्पिटल में है, जहाँ पर वो हर रोज़ कहती है कि वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल सही सलामत है, बट कोई मानता ही नहीं है उनकी हरकतों से। तो वो अभी उनका ठिकाना मेंटल हॉस्पिटल ही है और यानली ऑब्वियसली अपने ससुराल में है। लैंस ने जियांग्स का नामो निशान मिटा दिया था और ये विंग फील कर भी पा रहा था। अभी वो ऐसा नहीं है कि हमेशा घर पे बैठा रहता है इसलिए उसे बाहर का कुछ पता नहीं चलता। अभी तो वो अपने क्लासेस के लिए बाहर जाता है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाना होता है उसे, तो उसे बाहर के चीज़ों के बारे में भी पता चलता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसे भी ये चीज़ें पता चला, बट वो कुछ नहीं कर सकता। इसमें जियांग्स का ही हाथ है। मैडम यू ने ही सब कुछ किया है। इस सब का जिम्मेदार मैडम यू खुद है और कोई भी नहीं। उन्होंने अपने परिवार को अपने हाथों से ही बर्बाद किया है, तो विंग इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शिजुई जो कि अभी 9 मंथ का हो चुका है और वो अभी बोलना भी स्टार्ट कर चुका था। साथ ही में शिजुई अभी खड़ा होना भी सीख चुका था और वो 1-2 पैर ना चलना भी सीख चुका था। बट ये जितना एक्साइटिंग था उससे ज़्यादा खतरनाक लग रहा था पूरे लैन फैमिली के लिए। पता है, अभी शिजुई से एक पल के लिए भी अपनी नज़रों को हटाया नहीं जा रहा था। जैसे ही ध्यान भटक रहा था शिजुई के ऊपर से, वैसे ही शिजुई खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और चलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो 2-3 बार सोफे से बेड से गिर चुका है। इसीलिए अभी पूरा लैन फैमिली बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे थे शिजुई का, एकदम नजरें गड़ा कर बैठे हुए थे। शिजुई अभी जो शब्द बोलना सीखा था ना, वो बस मम्मा था और डैडा था। मम्मा तो वो बस विंग को बोला करता था, बट डैडा बस वांग जी को नहीं, वो वांग जी को डैडा बुलाया करता था, लैन कुरान को डैडा बुलाता था, लैन शिचन को डैडा बुलाता था और अंकल शाओ को भी वो डैडा ही बुलाता था। मतलब सभी उसके लिए डैडा है और सब बहुत ज़्यादा खुश भी होते थे। धीरे धीरे शिजुई एक एक शब्द को सीख रहा था। जो शब्द उसके सामने ज़्यादा बोला जा रहा था ना, वो शब्द बोलने की कोशिश किए जा रहा था। जैसे कि अभी विंग शिजुई को ग्रैंडफादर बोलना सिखा रहा था, बट ये शिजुई के लिए इतना बड़ा वर्ड हो रहा था ना कि शिजुई को प्रोनाउंस करने में तकलीफ हो रहा था। बट वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था और वो अटकते उटकते ग्रैंडफादर बोलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कोशिश करते करते शिजुई ने एक नया ही वर्ड क्रिएट कर लिया था, वो था गप्पा। ग्रैंडपा को वो गप्पा गप्पा कर रहा था। बट इसी से ही लैन कुरान बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, इतने ज़्यादा कि वो बोल नहीं सकते। सुबह सुबह लैन कुरान को इतना खुश देखकर वांग जी और शिचन भी हंस रहे थे। अब वांग जी ऑफिस जाने वाला था तो शिजुई और विंग वांग जी को बाय बाय बोलने के लिए आए थे। तो जैसे ही विंग शिजुई का हाथ पकड़ के ना ऐसे वेव कर रहा था और अपने मुंह से बोल रहा था कि बाय बाय बोलो, डैडा को बाय बाय बोलो बेटा, तो वो ना विंग के मुंह की तरफ देखता है और वो भी बोलने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किलों के बाद उसने बाय बाय ऐसा करना शुरू किया। वांग जी जो कि गाड़ी में बैठकर विंग और शिजुई को बाय बाय बोल रहा था, वो सीधा गाड़ी से नीचे उतर के आया और शिजुई के गालों पर ना एक और किस किया। फिर जाके वो गाड़ी पर बैठा और ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव करके लेकर चले गए ऑफिस के लिए। फिर विंग और शिजुई अंदर आए। अंदर आने के बाद ना विंग ने थोड़ा सा मिस्टीरियस आवाज़ में पूछा, गगा आप क्या कर रहे हो?
शिजनगा जो कि बैठे हुए थे वो मूंगफली खा रहे थे। सुबह सुबह अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और अभी वो बैठकर टीवी देख रहे थे और मूंगफली खा रहे थे। शिजनगा ने कहा, क्या मैंने आज छुट्टी लिया है? विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है आपने आज छुट्टी लिया है, अच्छी बात है, कभी कभी रेस्ट करना भी अच्छा होता है, बट आपका मुझे ठीक नहीं लग रहा, आपका हाव भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गगा। यह सुनकर शिजनगा ने अपने मूंगफली को निगल लिया और बोला, क्या लेकिन ऐसा क्यों, क्या कुछ हुआ है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? विंग ने कहा, नहीं गगा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बट कुछ तो है जो आप छुपा रहे हो हम सबसे। लैंड शिचान जो कि ये सुनकर हकला रहे थे, तभी उनका जो फोन है ना वो वाइब्रेट करके उठा। उनके फोन में कॉल नहीं आया था, वो अलार्म लगाया हुआ था। तो शिजनगा ने बस अपने फोन को देखा और बोला, ओह नो, मैं लेट हो गया, मुझे जाना होगा। विंग ने कहा, गगा आपने आज छुट्टी लिया है, आपको आराम करना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो? तो शिजनगा ने कहा, वो क्या है ना विंग, मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं चेकअप के लिए जा रहा हूँ। विंग ने कहा, चेकअप के लिए जा रहे हो आप? वो तो आप घर पर भी करवा सकते हो। बट शिजनगा ये सुनने से पहले ही, मतलब विंग के और कुछ बोलने से पहले ही दौड़ के अपने कमरे में चले गए थे। कुछ देर बाद शिजनगा एकदम रेडी होके दौड़ के बाहर आए और वो चले गए। मतलब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था विंग से और अंकल से बात करने के लिए। विंग, अंकल और शिजुई दोनों ही शिजनगा को जाते हुए देख रहे थे। विंग ने कहा, अंकल कुछ तो गड़बड़ है। अंकल ने भी कहा, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पता नहीं क्या। शिजुई भी जैसे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस फील कर रहा था, वो भी चुपचाप अपने अंकल को जाते हुए देख रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें शिजुई का बर्थडे वाला दिन दिखाया जाता है। शिजुई के बर्थडे में भी अंकल कुरान ने सोचा था कि बड़ा सा एक पार्टी रखेंगे और बर्थडे को मनाएंगे, बट विंग ने मना कर दिया। विंग ने कहा, नहीं अंकल, शिजुई के बर्थडे वाले दिन बिल्कुल भी पार्टी अरेंज मत कीजिए क्योंकि मुझे नहीं पसंद। शिजुई का बर्थडे हम घर पर मनाएंगे और सारे अपने लोग होंगे, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, सब अपने में ही टाइम स्पेंड करेंगे अपने लोगों के साथ। बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, मतलब वो कभी कभार ठीक है ना, बट हर ओकेशन पे ज़रूरी है क्या? तो अंकल ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई पार्टी नहीं होगा, हम घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे। उसी तरीके से अरेंजमेंट भी किया गया। लेकिन एक चीज़ सबको शॉकिंग स्टेज पर लेकर चला गया। शिजुई के बर्थडे पर, मतलब शाम के टाइम जब सब कुछ हो गया था, केक, सब कुछ डेकोरेशन, जो घर पर बर्थडे होगा तो डेकोरेशन उसी तरीके से होगा ना, तो सब कुछ हो गया था। वांग जी जो कि एक बर्थडे वाला कैप खुद ने पहना हुआ था और शिजुई को भी उसने पहना दिया था, वो शिजुई को लेकर ऐसे घूम रहा था, शिजुई को लेकर नाच रहा था क्योंकि शिजुई को मज़ा आ रहा था इसमें, वो हंस रहा था। वहाँ पर एक गेस्ट आया, वो भी लैंड शिचान के साथ। उसी गेस्ट को देखकर सभी हैरान हो गए थे, अपना मुंह खोलकर सभी उसी गेस्ट को देखे जा रहे थे। शिचनगा थोड़ा एम्बैरेस हो गए थे उनका फैमिली का रिएक्शन देखकर। शिचनगा ने उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को संभाला क्योंकि सभी ऐसे वेंचिंग को देख रहे थे ना, मतलब विंग टिंग सभी ऐसे देख रहे थे, बहुत ही शॉकिंगली शिचनगा ने संभाला और शिचनगा ने इंट्रोडक्शन दिया। वेंचिंग एक्चुअली एक डॉक्टर है और अभी शिचनगा और वेंचिंग डेट कर रहे हैं। ये सुनकर तो और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे, मतलब शिचनगा के पास इतना टाइम कहाँ से आ गया कि वो अपने कंपनी को छोड़कर एक डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में आ गए। मतलब ठीक है, अगर वो अपने ही फील्ड में किसी के साथ रिलेशनशिप में आते तो एक अलग बात है कि हाँ कंपनी के कामों के थ्रू वो मिलते जुलते थे इसलिए रिलेशनशिप में आ गए, बट इन दोनों का काम एकदम डिफरेंट है, तो ये मिले कैसे? तब शिचनगा ने कहा कि जब शिजुई बर्थ हुआ था उसी वक्त वो मिले थे वेंचिंग के साथ। विंग ने अपने मुंह पर हाथ रखा और बोला, गगा आप मुझसे मिलने नहीं जाते थे, आप शिजुई से मिलने नहीं जाते थे, आप डॉक्टर वेंचिंग से मिलने के लिए वहां पर जाते थे, हम तो बस बहाने थे, है ना? ये सुनकर शिचनगा ने एकदम हड़बड़ी में कहा, नहीं नहीं विंग, आशियान ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम लोगों से ही मिलने जाता था, वहां पर तो हम एक्सीडेंटली मिल गए थे। ये सुनकर ना विंग हंस पड़ा था, विंग टीज कर रहा था शिचनगा को, शिचनगा का पूरा चेहरा रेड हो गया था। वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गई थी, उसने नहीं सोचा था कि इतना अमीर फैमिली इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अमीर लोगों का अलग ही मतलब घमंड में रहते हैं, सब यही सोचते हैं ना पहले, बट हाँ ये ट्रूथ भी है, बट ऐसा हर फैमिली नहीं होता है, लैंड फैमिली ऐसा नहीं है।
वो सच में जीना जानते हैं और अपने से नीचे जो लोग हैं उनका कदर करना भी वो जानते हैं। तो वेनचिंग को बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर, लैन फैमिली से मिलकर। वेनचिंग शिजुई के लिए गिफ्ट भी लेकर गया था। लैन फैमिली के साथ वेनचिंग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, जिसमें लैन फैमिली को पता चलता है कि वेनचिंग अनाथ है। वो मतलब वेन फैमिली से जुड़ा हुआ है। वेन रूहान के भाई का बेटी है वो, बट वो वेन फैमिली के साथ नहीं रहती। वो उन लोगों को अनाथ आश्रम में रख दिया गया था और वेनचिंग वहाँ से ही पढ़ लिख कर बड़ी हुई है और अब वो एक डॉक्टर है और वो अभी अपने भाई को पढ़ा रहा है। उसका भाई एक बीटा है और वो कॉलेज में है। यह सुनकर अंकल कुरान ने कहा कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, तुम आज से हमारे फैमिली मेम्बर हो और तुम्हारा भाई भी। विंग ने भी कहा, शिजिए मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, आप हमारे फैमिली में ऑफिशियली कब ज्वाइन करने वाली हो। ये सुनकर वेनचिंग शर्मा गई थी और सभी लोग हंस रहे थे। शिजनगा जो कि वेनचिंग की तरफ देख रहे थे। यहाँ से शीन शिफ्ट होके हमें कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग गया था ऑर्फनेज, ग्रैनी, ग्रैंडपा और बच्चों से मिलने के लिए। ऑर्फनेज में कोई और भी अभी रहता है। विंग उस इंसान को इग्नोर करना चाहता है बट कहीं ना कहीं इग्नोर कर नहीं पाता। वो जियांग फैमिया है। कभी कभी विंग उनसे बात कर लेता है। 3 महीने से विंग ऑर्फनेज जा रहा था और उन्हें देख रहा था। फर्स्ट टाइम जब विंग ने जियांग फैमिया को ऑर्फनेज में देखा तो वो हैरान हो गया था, बट जब जियांग फैमिया के बारे में विंग को सब कुछ डिटेल्स में पता चला तो उसे बुरा लगा था। लेकिन लगातार 3 महीने से जब विंग जियांग फैमिया को देख रहा था ना, तो कहीं ना कहीं उनके बीच जो अनकंफर्टेबल एक सिचुएशन था वो कम हो गया था। वांग जी, विंग और शिजुई ऑर्फनेज गए थे। वो ग्रैंडपा, ग्रैनी सबसे मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और जियांग फैमिया से भी मिलते हैं। ऑर्फनेज जाके विंग बच्चा बन जाया करता था। हालांकि अभी उसका एक बच्चा है लेकिन वो भूल जाया करता था, बट इसी में तो खुशी है। अभी सब अपने अपने लाइफ में हैप्पी है। जिन्होंने गलत किया उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन जिन्होंने गलती नहीं किया है वो अपनी लाइफ में हैप्पी है। इसी के साथ ये FF आई एम द फादर सीज़न 2 ख़त्म होता है। एंड कल का जो एपिसोड था ना, मतलब पार्टी वाला, उसमें ऑब्वियसली ग्रैनी, ग्रैंडपा और ऑर्फनेज को भी इनवाइट किया गया था। वो लोग आए थे बट मुझसे मिस हो गया था, तो वहाँ पर मेरी गलती है, विंग का नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय। एक न्यू FF के साथ मिलते हैं आप सबसे।